Good evening, everyone. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Good evening. Okay. So, exam Ma'am. is approaching. Less than a month. काफी हाई स्ट्रेस होगा. अभी फील हो रहा है स्ट्रेस. प्रीलिम्स के पहले ये स्ट्रेस सबको फील होता है. मतलब everyone who is getting selected, who is not getting selected, even AIR 1, AIR 2 सबको फील होता है ये. So it's completely normal. स्ट्रेस हो रहा है तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा है, यू आर सीरियस अबाउट द एग्जाम, इसलिए ही स्ट्रेस हो रहा है. जिन्हें एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है उन्हें इसका कोई स्ट्रेस होगा भी नहीं. सो लुक एट द पॉजिटिव साइड. और ये लास्ट मंथ है वेयर यू हैव टू जस्ट लुक एट द पॉजिटिव साइड. किसी भी चीज का कोई नेगेटिव साइड नहीं देखना है. जस्ट बी पॉजिटिव, जस्ट बी ऑप्टिमिस्ट अबाउट एवरीथिंग, एवरीथिंग यू आर डूइंग. मतलब जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ कि एवरीथिंग यू आर डूइंग इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन टू योर सिलेक्शन. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग. अब हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन आर टेस्ट सीरीज. मॉक टेस्ट जो है प्रीलिम्स के, उसके अंदर अराउंड मतलब कई लोगों का ऐसा भी होगा कि 80 to 90 पे जो स्कोर है वो वहीं पे स्टिक हो गया होगा. 100 प्लस नहीं जा रहा है या 110 प्लस नहीं जा रहा है. वैसे फुल फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट होते हैं उसके अंदर जो 100 प्लस भी अगर आपका जा रहा है, मार्क्स अगर रेंज आपकी है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक. ठीक है. तो 100 प्लस वालों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो 80 to 90 है उनको थोड़ी सी टेंशन लेने की जरूरत है. और थोड़ा सा ये वर्क करने की जरूरत है कि कहाँ पे उनकी कमी है, क्या है. तो ये सब चीजें ही आज हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एनालाइज करोगे, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आप कहाँ पे वर्क कर सकते हो लास्ट 1 मंथ में. प्रॉब्लम हमारे पास ये भी है सामने कि दिस इज जस्ट द लास्ट 1 मंथ, और लास्ट 1 मंथ भी नहीं है. टू बी एग्जैक्ट May 28 को है आपका एग्जाम अब. तो आपके पास एग्जैक्ट 27 डेज हैं, और उसमें भी लास्ट के 4 दिन आई गेस आपको कुछ भी नया पढ़ने या टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है. तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं. अब 80 to 90 वाले जो हैं उनके लिए एक तो देखो उनमें ये होता है कि 18 to 90 मतलब ना 70 to 90 सबकी ओवरऑल आई एम डिस्कसिंग अबाउट एवरीवन हु इज स्कोरिंग लेस देन 90. तो आपका देखो ये तो है कि यू हैव कवर्ड द सिलेबस. सिलेबस आपका हो गया है, आपने रिवीजन किया है, आपने मॉक्स लगाए हैं, आप सिंसियरली मॉक्स लगा रहे हो, इसीलिए आप इस रेंज तक पहुंच रहे हो कि आपको 80 मार्क्स आ गए, आपको 90 मार्क्स आ गए. अब इसके आगे आपको पुश करना है. ये जो बाउंड्री आपको पुश करनी है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है. एक्चुअली में ये डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ तक किसी का अगर 50 है तो उसको 80 लाना बहुत इजी पड़ता है. वहां पे आप बस थोड़ा बहुत और पढ़ लो, थोड़ा रिवाइज कर लो, थोड़े पैटर्न समझ लो, तो आपको समझ में आ जाता है कि हमें इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना है, और 80 मार्क्स आ जाते हैं. अब उसके ऊपर आपको पढ़ना है. उसके ऊपर आप कैसे पढ़ोगे? तो आई थिंक आपने मिनिमम 10 फुल लेंथ टेस्ट मतलब सबने दिए होंगे अभी तक. मॉक टेस्ट मिनिमम 10. तो ये तो अभी तक आपने कर ही लिए होंगे. वैसे देखिए, मुझे लगता है कि आपको अराउंड 50 तो फुल लेंथ टेस्ट दे ही लेने चाहिए बिफोर प्रीलिम्स, जो एक्चुअल आपका एग्जाम है. तो आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है. अगर आपने अभी तक नहीं दिए हैं इतने मॉक्स तो आप उस पे वर्क कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने 10 मॉक टेस्ट दे लिए हैं तो आपको पता लग गया है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, आपके कितने इनकरेक्ट निकल रहे हैं, और वो जो इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट क्यों है. अगर आपने इतना एनालिसिस किया है तो अभी तक आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लग गया होगा. लेकिन अगर आपने वो सब एनालिसिस नहीं किया है तो वो भी अब आपको करने की जरूरत है. तो सबसे पहले आपका मतलब फर्स्ट थिंग आपको यही करनी है. आपने अभी तक 10 मॉक लगाए हैं, 10 मॉक को लो, उसको देखो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए. 100 में से एक आइडियल चीज मैं बता रही हूँ कि आपको कम से कम 85 to 90 के बीच में आप ऐसा रखो. मतलब मुझे ऐसा लगता था कि 85 to 90 के बीच में रखो, ताकि आपका मार्जिन ज्यादा हो जाए कि अगर आप गलत भी कर रहे हैं, थोड़ी सी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है, तो भी आप प्रीलिम्स के कट ऑफ क्लियर कर सको. तो ये एक आइडियल रेंज होती है कि आपको 80 to 90 के बीच में तो आपका अपना पहुंचा ही देना है. अब कुछ लोगों का ये भी होता है कि मुझे हर क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस में लगा के आता हूँ, देखता हूँ क्या होता है. तो अगर किसी को कोई 98 99 लगा रहे हैं और फिर आपकी एक्यूरेसी बहुत खराब जा रही है, तो ट्राई करो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो मॉक्स के टाइम पे कि नहीं, आप जो मुझे 90 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं जो मेरे बेस्ट 90 हैं.
अब हम ये सेलेक्ट नहीं करते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट 90 थिंग, हम ये सेलेक्ट करेंगे कि व्हाट आर माय वर्स्ट 10। तो जो लास्ट 10 क्वेश्चंस हैं जो आप लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहोगे, आपको मतलब आपको सबसे पहले यही सेलेक्ट करना है कि आपके वो 90 सॉरी आपके वो 10 क्वेश्चन कौन से हैं लास्ट वाले जो आपके इनकरेक्ट, आपको छोड़ देने हैं। उसके बाद आप एनालाइज कर रहे हो मॉक्स को, तो उसके अंदर आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि आपने कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं, फिर आप देखेंगे कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपने 90 क्वेश्चंस किए हैं, आपके 60 करेक्ट है, तब भी एनालाइज कर लीजिए। वैसे तो इसमें रेशो ठीक बैठ जाएगा, लेकिन 100 के आसपास आपका स्कोर होगा, लेकिन फिर भी आप एनालाइज करने के लिए मैं कह रही हूँ। तो उसके अंदर आपके मान लीजिए कि आपके 30 क्वेश्चन गलत है। जो 30 क्वेश्चन गलत है उसके अंदर आप देखिए कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन मेरा किस गलती की वजह से गलत हुआ है। अब इसमें 3 टाइप की गलती आपकी हो सकती है। फर्स्ट तो ये है कि उसमें कोई फैक्ट था, मतलब बहुत बिल्कुल फैक्चुअल था कि मान लीजिए बर्थ रेशियो, मतलब बर्थ रेट के बारे में है, तो बर्थ रेट ये है और इसकी वजह से आपका गलत हो गया क्योंकि आपको वो फैक्ट याद नहीं था। सेकंड आपका हो सकता है, तो इसके अंदर आपने, अब देखिए आप 50-50 करते हैं तब रिस्क का चांस है। जब आपको आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, 3 ही ऑप्शन बचे तो रिस्क का चांस है, और लास्ट में आपके इंट्यूशन बेस्ड पे चांस है। तो कहाँ आप चांस ले सकते हो, कहाँ आप रिस्क ले सकते हो, तो सबसे पहली चीज तो जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, अवॉइड इट। क्योंकि फैक्ट ऐसी चीज है, वो है तो है, नहीं है तो नहीं है, मतलब बिल्कुल जीने और मरने वाली सिचुएशन हो जाती है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में कम से कम ये है कि यू नो इट समथिंग, मतलब तुम्हें कुछ तो आइडिया है और उसके बाद आप कर रहे हो। जैसे कि मतलब आपकी प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, जैसे 2022 का पेपर देख लीजिए, उसके अंदर इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स थे। इन्फ्लेशन पता है आपको, इंडेक्स बॉन्ड्स क्या होते हैं ये पता है आपको। अब गवर्नमेंट उसे किस पर्पज के लिए निकाल रही है, ये पर्पज आप खुद से एक बार कर सकते हो कि हाँ इसका क्या पर्पज हो सकता है, इसकी इंटरेस्ट रेट कितनी होगी। अब वो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड है तो ऑफ कोर्स हमारा जो भी इन्फ्लेशन रेट जा रहा है कंट्री का, उससे अबव ही होगी उसकी इंटरेस्ट रेट, तभी तो उसको लेने का फायदा है। और क्या इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी गवर्नमेंट, क्या नहीं करेगी। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि एक तरह से आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और इसमें ये भी है कि आप उस क्वेश्चन से ही अपना आंसर निकाल पा रहे हो। तो इसके ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऑफ कोर्स रिस्क ले सकते हो, चाहे आपने पढ़ा नहीं है कहीं पे कि मतलब एग्जैक्ट चीजें क्या है इसके बारे में, लेकिन फिर भी आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। अब जो फैक्ट्स वाली बात होती है ना, फैक्ट्स में अगर डेटा वाला चीज है, तो कई बार ऐसा देखा गया है, मतलब ये एक तरह से बस पैटर्न है प्रीवियस ईयर पेपर्स का। ओके ओके। So this is sometimes we have seen ki if they are using digits in their statements, UPSC is using digits in their statements in options, then usually it is incorrect. And now I'm using the word uh, usually, not that surely it is incorrect. So if you have not attempted, for example, my ideal range was 90. So if I had only attempted 70 questions, then I'll also look for the questions who are having digits, and where I can take the risk that okay, this might be incorrect, but because this has been the pattern of UPSC. So such patterns also you can use. Third thing is there other example of the pattern only. Ki in science and tech questions, usually whenever they are asking the what is the uses of this potential technology, what can be the potential benefits, whenever these type of questions are asked, then mostly the answer is that all of the above, जो हमारा last होता है E option it is. So in such questions also you can take risk where you are analyzing that, where you are going by the pattern. And there might be 50-50 if you have attempted 2 questions on just this, on just the basis of your observation, then it might be possible that one question is correct and one is incorrect, and still you are in benefit, like you are just getting minus 0.66, like 2 minus 0.66, so still you are in plus. So there in such question also you can take risk. Also in concept based questions you can take risk, but fact based question I'll say you should avoid in mostly in history, mostly in ancient history, art and culture, medieval India, and sometimes in environment also.
many of the questions, they are based on facts only. And in medieval India, they'll ask that what this is the term, what this term refers to. As a question, some such type of question comes. So you don't have an option there. There are four options, and certainly some word means the exact one thing. There you are taking very high risk, so try to avoid taking such high risk and losing your marks, negative marking and this thing. Okay, so this was about the analysis based, and this will give you your individual, your specific analysis, that what is your strength, what is your weakness, which subjects you are good at. If you are good at if you are good at polity, environment and economy, then just focus on them. For example, I was not a very history person, so I at the end I avoided ancient part and ancient and medieval part, because I saw that my input output ratio is not that good in these subjects. So I will say ki in these kind of subjects where you can, where you know that you are not good at, so just look for some themes. Like for ancient history, I just saw ki okay, I'll just read architecture, Buddhism, and Jainism. That's all. Rest part I am going to leave because I'm not good at this. I'll put my energy in other subjects where I'm good at, where my concepts are clear. I know some facts also. So there, I can multiply my output by putting more time, more energy there. So you can also do this thing where you can just check your strength, weaknesses based upon your subjects. Okay. Then next thing, as I was talking about pattern, so you know that pattern is also important. So do one thing, take your previous year papers. Of course, you have already. I'm assuming that you have already gone through your all previous year papers. Not all, so at least minimum 20 years previous year papers you should go through. There you should analyze the pattern. What is the pattern in science and tech, in environment, in polity, in economy? For example, in economy, you will see only mostly 99% cases they'll ask only concept based question. Your concept should be clear, and then you can solve those economy portion questions. Second, in polity, you will see fundamental rights part is important. These days, even you should be also the current affairs part is important. In environment, you will see mostly current affairs part is important. Now, static part, they are not. It is not being asked. So focus on current affairs. They are also asking about the species, that this is the name, what it could be. So this pattern, you analyze this pattern, and based on this pattern only, sometimes you will take risk in your main exam where you don't know actually that this is correct or incorrect. But since you have analyzed it, you know the pattern of UPSC, so you may take risk because you have put time there in analyzing the previous year questions. Okay. Third thing, you have to focus on your accuracy. Now, I told you which kind of mistakes you make. Avoid making those mistakes. Second thing, I would highly insist if you are scoring less marks. If you are scoring good marks, then it's okay. Even if you are attempting 80 questions and your 70 is correct, so that is great. You don't have to change your strategy then. But if you are not able to score, you are not close to your prelims cutoff, then what else you can do? You have to make some changes in your strategy. And the first change I'll suggest will be that increase the questions, number of questions you attempt. Minimum, at least take it to 90. Take it to 90 forcefully, just force yourself, just push your boundaries and take it 90, and then see, can you attempt more questions? Then see that how many marks more it added to your whole your aggregate marks. So what you can do, first you will do short questions, and you will do 50-50 questions. And after that, whatever questions you are doing, you are pushing yourself, just star mark them or at the rate, anything, any sign you can put. And then see that at the end, if you have attempted 20 more questions, then what was the output of that question? Did it take you to negative, or did it take you to positive side? If it took you to positive side plus 10 marks, then you have to implement this strategy. Okay. Here you have to push your boundaries. See, you are just giving mock test. No one is going to judge you. No one is going to judge you here. You are just doing it here at your home or at
tuition center. It doesn't matter actually ki how many marks you are getting, but this is the time to build your strategy so that you can implement that in your main exam. So just experiment with these things. If still we are not getting, still we are not able to score good marks, so we have to make some changes in the strategy. Just try it once, and also try avoiding your mistakes. Write down which kind of mistakes you are making. Just make a chart. These many questions attempted, these many incorrect, why incorrect करके, and then you make 3 brackets, and then analyze yourself. Okay.